सो लास्ट क्लास अपने डिस्कस किए थे पूरा थ्योरेटिकली राइट अप नोट्स वगैरह एवरीथिंग कंप्लीटेड विद रिस्पेक्ट टू शेयर बेस्ड पेमेंट और शेयर बेस्ड पेमेंट इंड एएस 102 102 में बहुत डिटेल में डिस्कशन है। बट यदि हमने कहा था कि ये चैप्टर यदि आप कर लेते हो अच्छे से तो जिस दिन आप थ्योरी पढ़ोगे ऑन दैट डे यू विल फाइंड कि इट इज़ मेरे को बहुत कंफर्ट लग रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे सब कुछ मालूम है और मैं जानता हूँ। एंड आपका एक कंफर्ट जोन जब रहता है तो ऑटोमेटिकली यू विल एंजॉय द सब्जेक्ट। यहाँ पर अपने उस डेफिनेशन को एक बार दोबारा पढ़ेंगे जो शेयर बेस्ड पेमेंट का डेफिनेशन था। दोबारा क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि रिवीजन हो जाएगा। शेयर बेस्ड पेमेंट का ये था डेफिनेशन यहाँ पर, शेयर बेस्ड पेमेंट। मैंने पहले एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट कर दूँ कि लास्ट क्लास मैंने कहा था कि मैं आई विल यूज़ इंस्टीट्यूट मैट, बट यहाँ पे जो बच्चे हैं जितने भी बच्चे हैं उनके अलग अलग मैट एडिशन है। किसी का पुराना वाला ही छप के मिला है, किसी का नया, तो मेरे को कंटेंट वहीं से जो लेटेस्ट एडिशन है वहीं का कंटेंट मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो यदि किसी का लेटेस्ट एडिशन है वो इंस्टीट्यूट मैट यूज़ कर सकता है, अदरवाइज़ ये मेरे मैट का हिस्सा होगा और मैं अपना मैट आपको देता रहूँगा। अभी हम लोग अपने मैट के पेज नंबर 2 पर हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं शेयर बेस्ड पेमेंट, ये डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, इज़ अ ट्रांजेक्शन इन विच द एंटिटी receive goods or services either as consideration for its equity instrument or by incurring liabilities for amount based on the price of entities share or other equity instrument of the entity। ठीक है, एग्जैक्टली यदि मैं बोलूँ तो यहाँ पर इंड एएस 102 में जो डेफिनेशन दिया हुआ वो नहीं है। मैं वही ढूंढ रहा था कि वो मिल जाता तो मैं उसे डिस्कस करता। एनीवे, शेयर बेस्ड पेमेंट का यहाँ पर फिर से मैं बोल दूँ कि ये बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट है, एग्रीमेंट है बिटवीन द सप्लायर और एम्प्लॉयज़ एंड entity, where the supplier or the executive of the entity or the employees of the entity will supply services or will supply some assets that may be goods to the entity, and against which the entity will make payment in share based system. So in terms of equity instrument, an equity instrument includes equity share, even preference shares is also included in the equity instrument. That is called शेयर बेस्ड पेमेंट। नॉर्मली हम लोग कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसके बदले में कैश कंसिडरेशन देते हैं। यहाँ पर हम यदि कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं लाइक गुड्स या सर्विसेज परचेज कर रहे हैं या ले रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और बदले में अपने शेयर बेस्ड पेमेंट की बात कर रहे हैं। अब शेयर बेस्ड पेमेंट में ऐसा भी होता है कि अपने शेयर इशू कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है कि शेयर का जो वैल्यू अप्रिसिएशन होगा फॉर दैट वी विल मेक द पेमेंट इन कैश, उसे कैश में भी पेमेंट कर सकते हैं अपने। जब एम्प्लॉय से सर्विसेज की बात करते हैं तो वो एम्प्लॉय कैपेसिटी में जो एग्रीमेंट हो रहा है दैट विल बी कवर्ड अंडर द शेयर बेस्ड पेमेंट। मैंने ऐसे बताया भी था कि यदि अपने मेंबर्स के साथ शेयर बेस्ड पेमेंट का कोई भी तरह का एग्रीमेंट होता है, कोई भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है, लाइक राइट्स इशू का, लाइक बोनस इशू का, तो बोलते हैं इन दैट केस शेयर दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड अंडर द शेयर बेस्ड पेमेंट। उसे शेयर बेस्ड पेमेंट में नहीं लेंगे, यानी कि दैट इज नॉट टेकन इन टू द डिस्कशन ऑफ 102, वो 102 के अंदर नहीं आता है। इवन यदि शेयर इशू होता है फॉर द एक्विजिशन ऑफ बिजनेस, ठीक है ना, एक्विजिशन ऑफ बिजनेस, अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस को एसेट्स एंड लायबिलिटीज एक्वायर्ड करते हैं एंड बदले में अपने शेयर इशू करते हैं, तो बोलते हैं दैट इज, आपको लग रहा होगा ये तो शेयर बेस्ड पेमेंट ही है, वहां पर अपने शेयर इशू करते हैं, तो बोलते हैं दैट इज not considered under 102 because that had been specifically covered under 103।
तो 103 में उसको कवर्ड कर लिया गया बिजनेस कॉम्बिनेशंस। बिजनेस कॉम्बिनेशन अलग से इंड एएस है 103, तो वहाँ पे वो कवर्ड है, इसलिए यहाँ पर उसे नहीं लेना है। क्लियर है ये? और साथ ही साथ अपने इसके अंदर में बहुत सारे टर्म्स को डिस्कस किए थे। ग्रांट ऑफ ऑप्शन, तो ऑप्शन का मतलब हमने क्या बताया था कि ऑप्शन का मतलब होता है कि द होल्डर ऑफ ऑप्शन, holder of the option can exercise their rights, have the rights but not the obligation। तो ऑप्शन में क्या होता है, देयर इज एन एग्रीमेंट, देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर जो होल्डर ऑफ ऑप्शन है दैट पर्सन or entity have the rights to exercise the rights, or you have the rights to get the shares but not the obligation। यानी यदि किसी भी मोड़ पर या किसी भी टाइम पर उसको ऐसा लगता है कि ये ऑप्शन एक्सरसाइज करने से उसका लॉस हो जाएगा, देन इन दैट केस वो ऑप्शन को सिंपली डिनाई कर सकता है, नहीं लेगा, और उसका कोई ऑब्लिगेशन नहीं होगा, लेना कोई ज़रूरी नहीं है। हम लोग यदि आपको कॉपी देखें तो ज़्यादा बेटर होगा, आपने लास्ट क्लास में जो नोट किया था। इसके बाद हम लोगों ने बात किया था टाइप्स ना, कितने तरह का होता है, टाइप्स ऑफ शेयर बेस्ड पेमेंट। तो अपने उसमें बात किए थे कि इसमें कितने तरह का प्लान्स है। तो बोलते हैं एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान है। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान में क्या होता है, दो तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है, याद होगा आपको। एक होता है सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा होता है परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट। या तो आपका सिंपल हुआ, आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, यू शुड वर्क, you should stay with the company or you should stay in employment for certain number of years, say 3 years, 4 years or 5 years, then the company will issue, then the company or the entity will issue shares to that particular employee। ये ESOP है। इसके बाद हम लोगों ने इसमें ये बात किया था। और परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट होता है। परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट में भी हम लोगों ने दो एलिमेंट निकाले थे, याद होगा। एक तो था आपका क्या, परफॉर्मेंस में टाइम प्लस टारगेट होता है, टाइम प्लस टारगेट होता है, और दूसरा होता है डिपेंड्स ऑन मार्केट, मार्केट कंडीशन के ऊपर। शेयर का दाम ये हो जाएगा, शेयर का दाम ये हो जाएगा, तो उस केस में वी कैन नॉट रिवाइज ना, अपने तो बोल नहीं सकते कि आफ्टर 5 ईयर शेयर का दाम क्या होगा। तो दैट्स वाई दैट थिंग्स वी कैन नॉट रिलायबली एस्टिमेट इन प्रेजेंट टाइम, दैट्स वाई उसे अपने रिवाइज नहीं करेंगे 31 मार्च को, हर एक बैलेंस शीट डेट पर ऑप्शन को रिवाइज नहीं किया जा सकता। लेकिन दूसरा था जहां पर अपना परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट में था कि यदि कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी या ग्रोथ रेट से 10% के रेट से होता है तो देन कंपनी विल इशू 240 शेयर्स। यदि 10% से बियॉन्ड होता है देन कंपनी विल इशू से 300 शेयर्स। ऐसे करके यदि ऑप्शंस कंपनी यदि या एंटिटी ग्रांट करती है तो उस केस में उसको परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। एंड दैट परफॉर्मेंस शुड बी इवैल्यूएटेड एट एवरी बैलेंस शीट डेट, हर बैलेंस शीट डेट पर अपने को परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना चाहिए। इसके अलावा स्कीम में था, आपको याद होगा, एम्प्लॉय स्टॉक परचेज प्लान, ठीक है ना, ESPP। ESPP में क्या होता है, एम्प्लॉय हैड बीन गिवन द अपॉर्चुनिटी कि यू कैन पार्टिसिपेट इन द कमिंग IPO। जो इनिशियल पब्लिक ऑफर होगा, सर्टेन परसेंटेज ऑफ शेयर्स विल बी रिजर्व्ड फॉर देयर एम्प्लॉयज एट दैट विल बी ऑफर टू देयर एम्प्लॉयज एट कंसेशनल प्राइस, एट डिस्काउंटेड प्राइस, जो कि नॉर्मली अपने बाहर वाले को जो जिस प्राइस पर देंगे अपने एम्प्लॉयज को उसको डिस्काउंटेड प्राइस पर देंगे। स्टॉक एप्रिसिएशन राइट्स, इसमें शेयर इशू नहीं किया जाता है। बेसिकली स्टॉक एप्रिसिएशन राइट्स में SAR में क्या होता है, आपको याद हो रहा होगा कि SAR में क्या होता है, आपको 80 शेयर्स का राइट्स दे दिया गया, एप्रिसिएशन राइट्स दे दिया गया। अब 80 शेयर्स पर एम्प्लॉय, 80 शेयर्स है और उसका प्राइस जो है या फेयर वैल्यू से 30 रुपीज़ है। अब उसी ऑप्शन का फेयर वैल्यू से 30 से बढ़कर 50 हो गया, सो दैट डिफरेंस 20 रुपये आपको कैश में सेटल कर दिया जाएगा। तो ये स्टॉक एप्रिसिएशन राइट्स होता है। तो ये प्लान होते हैं। तो प्लान 3 ही है, क्या क्या है, क्या है, एक है ESOP, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, जहां पे शेयर इशू किया जाएगा। दूसरा है ESPP, एम्प्लॉय स्टॉक परचेज प्लान, वेयर द एम्प्लॉय हैव द राइट्स
टू पार्टिसिपेट इन द पब्लिक ऑफर, और तीसरा है SAR, स्टॉक एप्रिसिएशन राइट्स, स्टॉक एप्रिसिएशन राइट्स। ठीक है, शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन में अपने बताए थे कि उसमें कैसे हो सकता है, तो इक्विटी सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन। अब इक्विटी वर्ड को मतलब यहाँ पे क्या बोला गया कि इक्विटी टर्म इंक्लूड्स इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है ना। इक्विटी सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन हो सकता है। दूसरा कैश शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन हो सकता है, यानी कि अपने इक्विटी इशू नहीं करके उसके लिए क्या कर रहे हैं, कैश। तो SAR में तो कैश ही सेटल हो रहा है। स्टॉक एप्रिसिएशन राइट्स में क्या हो रहा है, या शेयर एप्रिसिएशन राइट्स में क्या हो रहा है, अपने कैश ही तो सेटल कर रहे हैं। और तीसरा है शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन विथ कैश अल्टरनेटिव। यहाँ पर अल्टरनेटिव चॉइस दे दिया जाता है कि आप चाहो तो एप्रिसिएशन के लिए शेयर ले लो, या आप चाहो तो कैश ले लो, या ये कंपनी के पास भी चॉइस होता है, दोनों साइड हो सकता है ना। ये ऐसा नहीं है कि वन साइडेड होता है, एग्रीमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। कंपनी बोलेगी या तो मैं अप्रिसिएशन के लिए आपको कैश दूंगा, या मैं आपको शेयर्स दूंगा। तो चॉइस किसके पास है, कंपनी ने एग्रीमेंट किया कि द एम्प्लॉय हैव द चॉइस, कि वो चाहे तो वो सेलेक्ट कर सकता है, शेयर में पेमेंट ले सकता है, और यदि एम्प्लॉय चाहे तो वो पेमेंट किस में ले सकता है, वो चाहे तो कैश में ले सकता है। तो ये हो गया आपका शेयर बेस्ड पेमेंट विथ कैश अल्टरनेटिव। तो ये 3 मेथड है सेटल करने के। तो ऑब्वियस सा बात है, वेस्टिंग कंडीशन, वेस्टिंग मतलब राइट्स अनाउंस करना, एग्रीमेंट, और वेस्टिंग कंडीशन, भैया तू ये कंडीशन फुलफिल कर दे तुम्हें ये मिल जाएगा। मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करो, यू माइट गेट द प्रीसियस वॉच। तो ये जो चीज़ है ना कि ये परफॉर्मेंस करो, कंडीशन के ऊपर हो गया ना। तो यहाँ पर भी क्या होता है कि आपको कंडीशन फुलफिल करना पड़ता है एम्प्लॉइज़ को, या सर्विस जो रेंडर कर रहा है उसके लिए भी हम लोग शेयर बेस्ड पेमेंट करते हैं। केवल यहाँ पे एम्प्लॉय वाली बात तो है नहीं, इवन अपने सप्लायर से भी बात कर रहे हैं कि सप्लायर भी हो सकता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अपने कंडीशंस हो गया। कंडीशन के बाद हम लोगों ने नेक्स्ट जो डिस्कस किया था ये सारा हम लोग कर लिए थे। डिस्क्लोजर डाला जाता है सिंस एंड एएस, यदि हम लोग बात करें कि ये एंड एएस का हाईलाइट है, तो डिस्क्लोजर हर एएस के बाद आपको डिस्क्लोजर देना पड़ता है। डिस्क्लोजर क्या होता है भाई, मैं पराग से ही पूछता हूँ। पराग बताओ बेटा, कुछ डिस्क्लोज करो अपने बारे में, समथिंग अबाउट यू, कुछ बताओ ऐसा जो आज तक तुम्हारे दोस्त लोग नहीं जानते। ऐसा होता ही नहीं, हर आदमी का टॉप सीक्रेट होता है। ऐसा है ही नहीं, ऐसा हर किसी के मतलब हर में ये चीज़ होता है कि थोड़ा सा कुछ सीक्रेट होता है। अब मैं आपसे डिस्क्लोजर मांग रहा हूँ, आप अपने बारे में बताओ। होता ये है कि हमेशा हम लोग, हर इंसान लगभग डबल फेस होता है, सिंगल फेस वाला आदमी बहुत कम होता है। सिंगल फेस समझ रहे हो, जो वो दिख रहा है वो अंदर से भी वही है, बाहर से भी वही है, पीछे में भी वही है, आगे में भी वही है, सब तरह से वैसे ही दिख रहा है, उसको बोलते हैं एक ही फेस है। लेकिन जनरली हम ऐसा मानते नहीं है, हर कोई थोड़ा वो डिफरेंस यदि तुम मैनेज कर रहे हो तो तुम डबल फेस हो। यदि तुम मान लेते मन में किसी के लिए कुछ गाली दे दिए, स्लैंग यूज़ कर लिए, तो समझ लो होता है ना अंदर में दे रहे बट बोल नहीं रहे, डर के मारे, क्योंकि उसके सामने बोलेंगे तो वो मेरे को मेरा इलाज कर देगा। तो वैसा भी स्थिति होता है। सामने से दे रहे तो ठीक है, मतलब तुम्हारा वैसा दोनों में उतना क्लोजनेस है और कुछ छुपा हुआ नहीं है। तो यदि अपने बात करें कि कुछ ऐसा चीज़ होगा जो तुम डिस्क्लोज करते हो, और वो डिस्क्लोजर के बाद ही तुम्हारे बारे में आइडिया हो सकता है, मुझे मैं नहीं जानता हूँ, हो सकता है तुम अपने दोस्त के साथ कई साल बिताए हो और तुम्हारा दोस्त तुमको जानता है, लेकिन एक दूसरा आदमी जो कल मान लेते हैं कि कोई लड़की वाला ही आप में इंटरेस्टेड रहेगा अपने लड़की को देने के लिए कि भाई लड़का बहुत अच्छा है, सीए बनकर जॉब कर रहा है, इन दैट केस वो बंदा जो है आप में इंटरेस्टेड है जानने में। अब आप तो डिस्क्लोजर ही देते हो, एक तो बायोडाटा दे देते हो, मेरा नाम ये है, मेरे पापा का नाम ये है, उनके अंकल इतने हैं, इनके भाई इतने हैं, चाचा ताऊ ये करते हैं, उनका बिजनेस ये है, मैंने ऐसा पढ़ाई किया, मैंने वैसा किया, ये मेरा हाइट ये है, सारा ये क्या है, व्हाट इज दिस, डिस्क्लोजर है ना।
आप अपना वहाँ पे क्या लाइक करते हो, क्या डिसलाइक करते हो, एवरीथिंग हो सकता है आप मेंशन कर दो, लेकिन फिर भी छुपाते हो, फिर भी उसमें छुपता है। तो सामने वाला डिटेक्टिव बनकर पता करता है। सैलरी तुम जितना बता रहे हो कि हम तो पा रहे हैं 25 लाख, अगला को डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा कि बंदा सीए में है, 25 लाख बोल रहा है, सही में भी 25 लाख कमा रहा है क्या, ऐसा उसको डाउट हो गया। तो बंदा क्या करेगा ना, आपके पीछे लग जाएगा और पता करवाएगा कि आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं कब से कर रहे हैं। पहले तो उस ऑफिस का पियोन से पूछेगा, वो लोग असली खबर देता है, जानते हैं, बड़ा बड़ा लोग समझदार होता है, वो लोग तुरंत छुपा लेता है बातों को। एनीवे, हम लोग तो डिस्क्लोजर की बात कर रहे थे। डिस्क्लोजर वही चीज़ है जो आप अभी फील कर रहे थे। तो यदि मेरा कंपनी में या एंटिटी में कोई ऐसा स्कीम चल रहा है, ऐसा कोई प्लान चल रहा है जिसके अंदर में मैंने ईसॉप दे रखा है, ईएसपीपी दे रखा है, एसएआर दे रखा है, तो क्या लगता है कि ये बात मुझे बताना चाहिए अपने शेयर होल्डर्स को या छुपा लेना चाहिए? बताना चाहिए। फर्स्ट ईयर में उसका क्या रिव्यू है, कितना हमारा एग्जीक्यूट होगा, उससे रिलेटेड मेरा लाइबिलिटीज कितना है, ठीक है, उससे रिलेटेड मेरा लाइबिलिटीज कितना है, ये सारी बातें मुझे बता देना पड़ेगा। दैट इज द रीजन कि अपने ये डिस्क्लोजर देते हैं। तो डिस्क्लोजर में होगा कौन सा प्लान फॉलो कर रहे हैं, कितना आपने लाइबिलिटीज रिकॉग्नाइज किया, कितना आपने एक्सपेंस किया, कितना एम्प्लॉयज एग्जीक्यूट करेंगे, कितना हमें ये मेथड ऑफ सेटलमेंट क्या है, वेदर इट इज़ कैश सेटल, वेदर इट इज़ इक्विटी सेटल्ड, कैसे सेटल्ड होगा, ये सारी बात आपको डिस्क्लोजर में देना पड़ेगा। तो यदि फील करते हैं तो डिस्क्लोजर खुद लिखा जाएगा, अदरवाइज रट्टा मार रहे हैं तो आप रट्टा मार सकते हैं। मैं तो मना करूंगा इस लेवल पर, इट इज़ नॉट एक्सपेक्टेड कि कोई याद कर सकता है, समझ सकता है, ये आपके अंदर जो है समझ वही निकालना है, वही आपके काम आने वाला है। डिस्क्लोजर में आप देख सकते हैं, मैं डिस्क्लोजर लास्ट क्लास डिस्कस नहीं किया था, बट अब आप देखिए, आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा आप जानते हैं इसको पहले से। तो डिस्क्लोजर में पेज नंबर 5 पर आ जाएंगे, स्टडी मैट पेज नंबर 5। द एंटिटी इज रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज इंफॉर्मेशन दैट इनेबल्स यूजर ऑफ द फिनेंशियल स्टेटमेंट टू अंडरस्टैंड। ठीक है, लड़की वाला ये जानना चाहता है कि जो लड़का बता रहा है स्टेटमेंट, उसमें क्या क्या सच्चाई छुपा हुआ है, क्या क्या इंफॉर्मेशन मेरे काम का है, वो जानना चाहता है लड़की वाला। लड़की का मामा, ताऊ, चाचा, कोई भी हो सकता है। यहाँ पर भी इंटरेस्टेड पर्सन, कंपनी में आप जानते हैं इंटरेस्टेड पर्सन कौन कौन होता है, शेयर होल्डर होता है, एम्प्लॉयज़ होता है, कस्टमर होते हैं, गवर्नमेंट होता है, पब्लिक होता है, इसके डेटर्स होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं, लेंडर्स होते हैं, ये सारे हैं। तो बोलते हैं ये सारे लोग जानने में इंटरेस्टेड रहते हैं, इच्छुक हैं जानने में क्या क्या एन एंटिटी सेल डिस्क्लोज एटलीस्ट द फॉलोइंग। ये बोला कम से कम ये तो बता दो ये सारी बातें। पहला, डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच टाइप ऑफ शेयर बेस्ड पेमेंट अरेंजमेंट्स दैट एग्जिस्टेड एट एनी टाइम ड्यूरिंग द पीरियड। मतलब तुम ऐसा बोल सकते हो कि बीच में आया और ऑप्शन चला गया, नहीं, आप यदि ड्यूरिंग द ईयर कभी भी ये था एक्टिव तो आपको डिस्क्लोज करना है। क्या टाइप ऑफ शेयर बेस्ड पेमेंट, टाइप का मतलब अभी थोड़ा देर पहले पढ़े हम लोग, ईसॉप, ईएसपीपी, एसएआर, उसका डिस्क्रिप्शन डालिए। नंबर बी, द नंबर इन द वेटेड एवरेज एक्सरसाइज प्राइस ऑफ शेयर ऑप्शंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ द ऑप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, कितना आउटस्टैंडिंग है, ग्रांटेड ड्यूरिंग द पीरियड, कितना ग्रांट किया गया, फॉरफिटेड ड्यूरिंग द पीरियड, एक्सरसाइज ड्यूरिंग द पीरियड, ठीक है, कितना ऑप्शन मेरा फॉरफिट हो गया। फॉरफिट का मतलब क्या होता है, लैप्स। एक्सरसाइज ड्यूरिंग द पीरियड, यदि मैंने ऑप्शन दिया है तो एक एक्सरसाइज पीरियड आता है, आफ्टर द वेस्टिंग पीरियड द एक्सरसाइज पीरियड गेट स्टार्टेड। तो जो एक्सरसाइज पीरियड है उस पीरियड के अंदर में कितना ऑप्शन अपना क्या हो रहा है, एक्सरसाइज हुआ, वो आपको यहाँ पर डिस्क्लोजर डालना है। फिर लिखा हुआ है एक्सपायर्ड ड्यूरिंग द पीरियड, मतलब वेस्टिंग पीरियड के बाद एक्सपायर्ड हो गया, आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द पीरियड एंड एक्सरसाइजेबल एट द एंड ऑफ द पीरियड। तो केवल और केवल ये पढ़ना क्यों है,
पढ़ के आपको इसका लैंग्वेज डेवलप हो जाएगा। समझ तो आप रहे ही हो, ठीक है, आपको समझ में आ ही रहा है कि करना क्या है, बट इसके अलावा आप ये बोल सकते हो कि बाकी सब चीज़ आपको ऐसे लग रहा है कि सारा आता है, तो ये डिस्क्लोजर आप एक बार पढ़ लेंगे। क्लियर है ये? इसके अलावा और भी डिस्क्लोजर में ही आपको दिखाई दे रहा है पॉइंट नंबर सी, शेयर ऑप्शन एक्सरसाइज ड्यूरिंग द पीरियड, the weighted average share price at the date of exercise for share option outstanding at the end of the period, the range of exercise price, weighted average remaining contractual life, कितना बचा हुआ है अभी वो सब भी बता रहा है। एक ही चीज़ रिपीट हो रहा है, आप ऊपर वाला जो छोटा छोटा बुलेट था उसको आप ध्यान रखेंगे। आप यहाँ पर छोटा छोटा केस स्टडी आना शुरू हो गया, ठीक है, छोटा छोटा केस स्टडी मतलब कि आपको करना क्या है इस केस स्टडी में, आप देखिए आपको आता है या नहीं आता है, एंड आई थिंक आपको अब सब आता है इसमें। डी लिमिटेड ऑफर शेयर्स टू इट्स एम्प्लॉयज एज बोनस फॉर मीटिंग अ टारगेट, ठीक है। इज इट अ शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजेक्शन, इज इट इक्विटी सेटल और कैश सेटल? आपसे दो क्वेश्चन पूछा, आपने अपने एम्प्लॉय को एक टारगेट दिया, बेटा तुम लोग सारे एम्प्लॉयज़ को बुलाए, आ जाओ भाई, सबको एक साथ इकट्ठा कर लिए, और मुझे आपको ये खुशी हो रही है अनाउंस करते हुए कि आप लोगों में जो टॉप परफॉर्मर, टॉप 5 परफॉर्मर रहेंगे उन्हें शेयर्स दिया जाएगा, पहले को 500, दूसरे को 400, तीसरे को 300, फोर्थ वन एंड फिफ्थ वन सो ऑन। अब यदि मैं इस तरह का अनाउंसमेंट करता हूं कि अपने एम्प्लॉयज़ को मैं ये 500 शेयर्स दूंगा, 500, 400, 300 इस तरह से, और उन जो लोग अचीव किया अपने टारगेट को तो मैं ये शेयर इशू कर दूंगा फाइनली। अब इशू करने से क्वेश्चन है ये कि क्या ये मेरा शेयर बेस्ड पेमेंट यानी इंड एएस 102 में कवर है क्योंकि हम बोनस इशू कर रहे हैं, या ये कवर्ड नहीं है? यस या नो? क्यों? बिकॉज परफॉर्मेंस बेस्ड है, एंड नंबर 2 हम कोई मेंबर को बोनस इशू नहीं कर रहे हैं। वी आर नॉट इशूइंग शेयर्स टू मेंबर ऑफ द कंपनी और एंटिटी, यहां तो शेयर्स एम्प्लॉय को दिया जा रहा है एंड दैट इज बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस, तो दैट्स व्हाई ये परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब आपसे ये क्वेश्चन तो ये कंफर्म हो गया कि ये शेयर बेस्ड पेमेंट है, इंड एएस 102 में कवर्ड है, तो फिर क्वेश्चन आता है इज इट शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजेक्शन? तो यस, इट इज इक्विटी सेटल्ड और कैश सेटल्ड। तो यहाँ पे हम लोग शेयर्स दे रहे हैं, कैश में नहीं सेटल कर रहे हैं, तो इट इज इक्विटी सेटल्ड ट्रांजेक्शन, इक्विटी सेटल्ड ट्रांजेक्शन। तो ये इतना छोटा छोटा आपसे पूछ सकता है, आप लोग के एग्जाम में इस तरह का आ सकता है। नेक्स्ट नंबर 2, Mr. Jade is granted share option. Mr. Jade is granted share option conditional upon completing 2-year service. How is the transaction recognized? तो ये क्या, आप पहले इस ट्रांजेक्शन को बताओ। Mr. Jade is granted share option conditional upon completing 2-year service. तो हिंट तो दे दिया ना कि 2 साल यदि वो सर्विस में रहेंगे तो इन दैट केस, ठीक है, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है, यदि आप ये वीडियो सुन रहे हैं तो उस केस में ये डिस्टर्बेंस बिकॉज बैकग्राउंड में म्यूज़िक चल रहा है और वो कोई फंक्शन हो रहा है, तो आपको थोड़ा सा टॉलरेट करना पड़ेगा, ठीक है। और मैं भी अपना वॉइस थोड़ा और लाउड करते जा रहा हूँ। तो यदि अपने एम्प्लॉय को बोल रहे हैं सर्विस के लिए दे रहे कि 2 साल, भाई साहब मिस्टर जेड आप एज ए एग्जीक्यूटिव काम करेंगे, तो उस केस में मैं आपको इतना शेयर्स दूंगा, तो दिस इज ऑल्सो क्या शेयर बेस्ड पेमेंट, बिकॉज यहाँ पर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट हो गया ना, परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट नहीं है बट सर्विस कॉन्ट्रैक्ट इज देयर। और यदि मैं शेयर्स दे रहा हूं तो ये शेयर क्या हो जाएगा, इक्विटी सेटल्ड ट्रांजेक्शन है, इक्विटी सेटल्ड ट्रांजेक्शन है। कोई क्वेश्चन होने से पूछना है, एक्सप्लेनेशन में नहीं पढ़ रहा हूं, मैं सिर्फ केस स्टडीज पढ़ के डिस्कस कर रहा हूं, डाउट आपको आए तो पूछना है। एग्जाम्पल 3 है, मिस्टर एक्स इज एन एम्प्लॉय ऑफ पी लिमिटेड एंड ऑल्सो होल्डर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ पी।
P makes a right issue on equity and X receive his rights. Is it share based payment transaction? नहीं, बिकॉज यहां पे जो राइट्स इश्यू ऑफर किया जा रहा है वो मेंबर के कैपेसिटी में दिया जा रहा है, नॉट फॉर रेंडरिंग सर्विसेज और नॉट टू द एम्प्लॉइज ऑफ द एंटिटी। तो यहां पर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नहीं है। यहां पर यदि ऐसा बोला जाता, आप यदि कंपनी में 3 साल तक जॉब करते रहेंगे, मीन्स इफ यू विल वर्क in the employee capacity for the next 3 years, then we will give you the equity instrument as a share based payment मैं दूंगा, तब जाकर वहां पर ये शेयर बेस्ड पेमेंट में कवर हो जाता। बट यहां पर वो मेंबर भी है, एम्प्लॉइज भी है, दोनों हैं। बट यहां पे जो राइट इश्यू ऑफर किया जा रहा है वो टू द मेंबर किया जा रहा है। वही बंदा यदि एक्ट करता है एज एन एम्प्लॉय और उसके साथ एग्रीमेंट होता है एज एन एम्प्लॉय की कैपेसिटी में, तो उस केस में इंड AS 102 इज एप्लीकेबल। प्रोविजन ऑफ इंड AS 102 विल अप्लाई ऑन दिस ट्रांजेक्शन। तो यहां पर ये आपका शेयर बेस्ड ट्रांजेक्शन नहीं है। क्लियर है? ये था एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 4, delimited grants 10 share appreciation rights to Q। ठीक है, यहां पर ऐसे आ रहा है, to Q an employee entitling him to receive cash payments for the increase in quoted price of D's share। ठीक है, जो शेयर का दाम में इंक्रीमेंट होगा from the exercise price of 500 per share after 3 years। How the transaction should be recognized if it is assumed for his past services, for his services in future 3 years। पहला बात, आपको डीलिमिटेड ने अपने एक एम्प्लॉय क्यू को राइट्स दे दिया, SAR स्टॉक या शेयर एप्रिसिएशन राइट्स। 3 साल के बाद, मतलब 3 साल का ये राइट्स है और 3 साल के बाद आपको ये आप राइट्स एक्सरसाइज कर पाएंगे। बोल रहे हैं कि यदि मैंने वो 3 साल पास्ट में उससे सर्विसेज ले लिया एंड फॉर दैट इफ वी आर इशूइंग द इंस्ट्रूमेंट, तो क्या ट्रीट करना है? क्या वो शेयर बेस्ड पेमेंट होगा? या ऐसा मैं बोल रहा हूं कि फ्यूचर में आप 3 साल काम करेंगे, फ्यूचर में, नॉट फॉर पास्ट, फ्यूचर में करेंगे, तो क्या ये शेयर बेस्ड पेमेंट होगा एंड हाउ इट विल बी अकाउंटेड, हाउ दिस विल बी अकाउंटेड। पहला, यदि पास्ट के लिए मैं उसे दे रहा हूं तो भी ये शेयर बेस्ड पेमेंट है। क्यों? क्योंकि वो एम्प्लॉय है एंड वी आर रेम्यूनरेटिंग आवर एम्प्लॉयज फॉर द सर्विसेज इन द पास्ट। एंड आपका यदि एग्रीमेंट होता है बिटवीन द एंटिटी एंड द अदर पर्सन कि क्या चीज के लिए होना चाहिए, फॉर द सर्विसेज, ये तो नहीं बोला पास्ट या फ्यूचर, सिर्फ फ्यूचर नहीं बोला हुआ है। तो सर्विसेज विच द एंटिटी हैड रिसीव्ड और विल रिसीव, तो बोलते हैं फॉर दैट द एंटिटी इज इशूइंग द शेयर्स। तो यदि पास्ट सर्विसेज के लिए भी रेम्यूनरेट करे और यदि रेम्यूनरेट फ्यूचर सर्विसेज के लिए भी करता है, देन इन दैट केस ये शेयर बेस्ड पेमेंट है। तो इसका मतलब पहला आंसर तो मेरा दोनों सिनारियों में सेम ही जाने वाला है कि इट इज शेयर बेस्ड ट्रांजेक्शन। नंबर 2, ट्रीटमेंट। यदि पास्ट में ऑलरेडी सर्विस हमने 1, 2, 3 इयर्स ले लिया, तो 3 साल तो अपने सर्विस ऑलरेडी रिसीव कर रखे हैं और 3 साल सर्विस यदि रिसीव कर चुके हैं तो अपने जो भी आज शेयर बेस्ड पेमेंट करेंगे, ठीक है, दैट इज टू बी रिकॉग्नाइज एज एन एक्सपेंस इमीडिएटली। अभी इसी साल आप उसको पूरा का पूरा एक्सपेंस दिखा देंगे। बट यदि सेकेंड केस सिनारियो जहां पर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है फॉर द फ्यूचर 3 इयर्स, तो 1, 2, 3 तीनों अभी बाकी है, तो अपने को पता है कि जो भी अपने एक्सपेंस कर रहे हैं फॉर दैट एम्प्लॉय, दैट इज नॉट फॉर प्रेजेंट, दैट इज फॉर द फ्यूचर इंक्लूडिंग प्रेजेंट ईयर। तो 1, 2, 3 दैट इज टू बी अपोर्शन ओवर द पीरियड ऑफ 3 इयर्स। तो ट्रीटमेंट क्या बना कि आपको पास्ट के लिए, आपको पास्ट सर्विसेज के लिए रेंटेड करते हैं तो भी ये शेयर बेस्ड पेमेंट है। नंबर 1,
एंड नंबर टू दैट इज टू बी रिकॉग्नाइज इमीडिएटली, और फ्यूचर के लिए है तो दैट इज ऑल्सो शेयर बेस्ड पेमेंट, बट उसके अंदर में क्या करना हो, दैट यू हैव टू अपोर्शन ओवर 3 years। पास्ट वाले का तो 3 PL बन चुका है पास्ट सर्विसेज के लिए, तो अब उसको तो अपने वंस द अकाउंट ड्राफ्टेड दैट कैन नॉट बी, ड्राफ्ट के बाद आप जानते हैं एक बार साइन हो जाता है तो उसके बाद अल्टर तो किया नहीं जाता है, तो दैट्स वाई वो अपने चेंजेस नहीं कर सकते, इसीलिए इस साल प्रेजेंट ईयर में अपने उसे एडजस्ट करेंगे, ठीक है ना। तो ये था एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 5 नहीं करना है, अब हम लोग सम्स पे आएंगे और सम्स करेंगे, कॉपी में बनाएंगे, मतलब कि सम्स देखना नहीं है, अब प्रैक्टिकल सम करना है हम लोग को, तो खुद से अपने क्या करेंगे, इलस्ट्रेशन 1 पर आ जाइए। ये जितना इलस्ट्रेशन है 8 इलस्ट्रेशन है वो हम लोग को सॉल्व करना है, तो चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और जो अब टाइम अपना डिवोट होगा ये सम्स करने में ही जाने वाला है। देखिए जेड लिमिटेड, क्वेश्चन 2 लाइन का ही है। जेड लिमिटेड ग्रांट्स 100 शेयर ऑप्शन टू ईच ऑफ इट्स 400 एम्प्लॉयज कंडीशनल ऑन देयर कंटिन्यूइंग इन सर्विस फॉर 3 years। फेयर वैल्यू ऑफ शेयर ऑप्शन ऑन द ग्रांट डेट इज 30। तो मैं अभी आप लोगों से रुक कर पूछूंगा, बेटा बता दो इंट्रिंसिक वैल्यू और फेयर वैल्यू क्या होता है। फेयर वैल्यू गिवन है, इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है और दोनों में क्या डिफरेंस है, बिकॉज आप अब फाइनल के स्टूडेंट हो, जैसे एग्ज़ाम पास करोगे, मेरे फ्यूचर के CMA हो, तो मैं तो जानना चाहूँगा कि मेरे जो बच्चे हैं वो बता पा रहे हैं कि नहीं। बताओ बेटा, यदि यहाँ पर अपने बात करें कि यहाँ पर अपने जो ये बात कर रहे हैं क्या, 100 शेयर ऑप्शंस टू ईच ऑफ इट्स 400 एम्प्लॉयज कंडीशनल ऑन देयर कंटिन्यूइंग इन सर्विस फॉर 3 years। फेयर वैल्यू मैंने पूछा, और दूसरा मैंने आपसे पूछा कि फेयर वैल्यू, और दूसरा मैंने क्या पूछा, इंट्रिंसिक वैल्यू। ये दोनों में क्या डिफरेंस है और दोनों क्या होता है। इंट्रिंसिक वैल्यू बेसिकली डिफरेंस होता है, जो एक्सप्रेसिव वैल्यू होता है और मार्केट वैल्यू में डिफरेंस आता है। करेक्ट, फिर से मैं ये याद दिला दूं, इंट्रिंसिक वैल्यू इज बेसिकली मार्केट प्राइस माइनस एक्सरसाइज प्राइस, ऑप्शन प्राइस। इन दोनों का डिफरेंस को इंट्रिंसिक वैल्यू कहते हैं। और इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब कि आज का मार्केट प्राइस मीन्स द डेट ऑन विच द ऑप्शन ग्रांटेड। तो ग्रांट डेट याद आ रहा होगा, उस दिन जो मार्केट प्राइस चल रहा है या फेयर वैल्यू चल रहा है, ठीक है ना। किसका फेयर वैल्यू, मतलब इस इंस्ट्रूमेंट का मान लेते हैं लिस्टेड ही नहीं है, तब क्या करेंगे, तो फेयर वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट पता करना पड़ेगा कि इंस्ट्रूमेंट का फेयर वैल्यू क्या चल रहा है, तो उसी को बोल रहे हैं मार्केट प्राइस माइनस ऑप्शन, किस प्राइस पर मैंने ऑप्शन दिया, द डिफरेंस इज आपका इंट्रिंसिक वैल्यू। ये जो है ना, ये अपने सेकंड प्रायोरिटी में रखते हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी हम लोग ऑलवेज देते हैं ऑप्शन वैल्यू क्या है, ऑप्शन का फेयर वैल्यू क्या है। तो यदि ऑप्शन का फेयर वैल्यू दिया हुआ हो तो अपने ऑप्शन का फेयर वैल्यू लेंगे। एंड व्हाट इज द ऑप्शन का फेयर वैल्यू, तो जो अंडरलाइंग एसेट्स है, और अंडरलाइंग एसेट्स क्या है, अंडरलाइंग एसेट्स है कि ये यदि कंपनी एक अनाउंसमेंट करती है तो एम्प्लॉय इज गोइंग टू रिसीव व्हाट, बेनिफिट, बट वो बेनिफिट्स आज नहीं है, कंडीशनल है, 3 साल के बाद है। 3 साल सर्विस कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद वो आपको बेनिफिट पास ऑन होगा। तो बोलते हैं कि ये 3 साल के बाद मुझे बेनिफिट मिलेगा, तो बोलते हैं कि ये जो बेनिफिट है इसका फ्यूचर में मेरे को मिलना है, तो फ्यूचर में वैल्यू भी इसका अलग होगा। बोलते हैं समहाउ विद द ओपिनियन ऑफ द एक्सपर्ट उसका वैल्यूएशन किया जाता है। मार्केट इज अबाउट फ्यूचर। मार्केट हमेशा देखा करो 4 कदम आगे चलता है। यदि इंडिया का GDP खराब है, अभी हो रहा है, तो ये ऐसा अभी भी लोग क्या कर रहे हैं, इंडियन इक्विटी मार्केट ऊपर चल रहा है। क्या अभी एक हेडलाइंस दे दिया, बोला कि जब मार्केट मतलब बुल रन में होता है,
बुल एंड बेयर यूज करते हैं अपने सिंबल। तो बोलते हैं मार्केट जब बुल रन में होता है तो बोलते हैं खराब न्यूज भी अच्छा लगता है और मार्केट उसको डाइजेस्ट कर जाता है। मतलब समझ रहे हो कि क्या बहुत बड़ा बात बोला। खराब न्यूज क्या है, बोला जीडीपी नीचे। खराब न्यूज क्या है, बोला इन्फ्लेशन हाई पे चल रहा है। खराब न्यूज क्या है, बोला डॉलर जो है वो स्ट्रांग हो गया, रूपी वीक हो गया। खराब न्यूज क्या है, बोला आगे भविष्य दिख नहीं रहा है। अच्छा न्यूज क्या है, सिर्फ कि गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू रिवाइव द इकोनॉमी बाय गिविंग सो मेनी पैकेजेस टू आवर इकोनॉमी। मैंने बोला है बी फर्स्ट क्लास में, प्लीज स्टार्ट रीडिंग योर बिजनेस न्यूज। आप बिजनेस कोई न्यूज मत पढ़ो, कोई नेता पॉलिटिशियन का वो आज तक मत चला लेना भूल से। सीएनबीसी मत चला लेना, वो दिन भर एक ही तरह का न्यूज चलाते हैं वो लोग। यदि 1 महीना के बाद भी चलाएंगे ना तो वो आपको एक ही तरह का डायलॉग मारेगा, पाकिस्तान के हाथ में कटोरा तो पाव पाव भर के बम, इस तरह का वो लोग डायलॉग मारेगा, माथा खराब कर देगा आपका। तो अल्टीमेटली इस तरह की चीज़ों पे नहीं ध्यान देना, आप रीडिंग पे बिलीव कीजिए। 5 मिनट में रीडिंग हो जाएगा, आप वो बिजनेस न्यूज़ को फॉलो करिए। तो अल्टीमेटली अपने बात कर रहे थे फेयर वैल्यू, एक्सपर्ट ओपिनियन से मालूम चलता है कि क्या होगा। और मार्केट हमेशा फ्यूचर को लेके चलता है, वैसे ही ऑप्शन का फ्यूचर का प्राइस लेके चलता है। ऑप्शन ये मान के चल रहा है कि इकोनॉमी, यहाँ पे मार्केट ये सोच के चल रहा है कि इकोनॉमी रिवाइव हो जाएगा, इसलिए शेयर का दाम ऊपर की तरफ इंडेक्स भाग रहा है अभी भी। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है, अगला ही जैसे रिजल्ट खराब आया ना तो मार्केट को बहुत जोर से गिरा देगा, क्योंकि वो अब मान लेगा कि नहीं ये तो सीरियसली खराब है। अभी तक तो हमें लग रहा था कि चलो एक नॉर्मल सा ब्रेकडाउन है, एक हर्डल्स है, बट बाद में उसको जब कंफर्म मिलने लगेगा ना सिंबल, तो बाजार को बहुत जोर से गिरा सकता है। और ये काफ़ी डाइसी सिचुएशन होता है। यहाँ पर भी फेयर वैल्यू मैं समझाना चाह रहा था, मार्केट में भी आपके काम आने वाला चीज़ है। ऑप्शन का फेयर वैल्यू वैसा ही होता है कि वो क्या होगा, कंपनी अच्छा करते जाएगी तो ये फेयर वैल्यू भी बढ़ता चला जाएगा। लेकिन ये लॉक हो जाता है। यदि कंपनी ने आपको ऑफर कर दिया कि मैं 30 रुपीज़ में ये शेयर दे दूंगा, आज इसका फेयर वैल्यू है उसी पे मैं दूंगा, तो उस केस में आप बाद में 50 हो जाए, आपके लिए इमटेरियल है। आपने तो कॉन्ट्रैक्ट 30 में कर लिया, तो यू विल रिकॉर्ड एट 30, आपका एक्सपेंस 30 ही माना जाएगा, ठीक है। एंड ऑलवेज यू विल गिव द प्रेफरेंस टू फेयर वैल्यू रेदर देन इंट्रिंसिक वैल्यू। क्लियर है ये। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि 400 एम्प्लॉयज़ है, एक एक एम्प्लॉय को अपने 100 शेयर दे रहे हैं, तो टोटल आपको पता है ना 4000 हो गए, ठीक है। और आपसे बोल रहे हैं कि उसका 30 रुपीज़ है, तो क्या हो गया इंटू 30, यानी कि 12 लाख रुपए हो गए। सो क्वेश्चन ये है कि कितना, 12 लाख हो गया ना, 1,20,000 हो गया, 1,20,000 हो गए। तो 1,20,000 जो हो गए, अब क्वेश्चन ये है कि क्या आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, इज देयर एनी शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजेक्शन एज पर इंड AS 102। क्या ये शेयर बेस्ड ट्रांजेक्शन आपसे पूछ रहा है, बच्चा वाला चीज? आंसर है हाँ। इज द ट्रांजेक्शन इक्विटी सेटल और कैश सेटल? यस इट इज इक्विटी सेटल्ड। यहाँ पर इक्विटी सेटल कर रहे हैं, कैश कहाँ देने का बात हुआ। एट व्हाट वैल्यू द ट्रांजेक्शन विल बी रिकॉग्नाइज, तो रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे, हम लोग बोल चुके हैं पहले, 1,20,000, 1,20,000 एट फेयर वैल्यू ऑन द ग्रांट डेट दैट इज 30, तो 30 रुपए करके टोटल वैल्यू ऑफ द ऑप्शन आ गया 1,20,000। What will the transaction, when will the transaction be recognized? तो आपको रिकॉग्नाइज कब करना है, तो ये तो फ्यूचर में होगा ना, तो रिकॉग्नाइज कब होगा, इन फ्यूचर एट द टाइम ऑफ फिनेंशियल रिपोर्टिंग इन एवरी रेलेवेंट ईयर प्रोपोर्शनेटली टू सर्विसेज रिसीव्ड। इसका मतलब क्या है, प्रोपोर्शनेट टू सर्विसेज रिसीव्ड, यानी हर अकाउंटिंग ईयर के एंड में 3 साल है, तो फर्स्ट ईयर के एंड में आकर हम एनालिसिस करेंगे और पता करेंगे कि मेरा कितना बेनिफिट मिला, मैंने कितना, मेरा एक्चुअली एम्प्लॉयज़ वर्क किए, कितना ऑप्शन एक्सरसाइजेबल है, तो मेरा एक्सपेंस जो रिकॉग्नाइज करना है दैट इज ऑन द डेट ऑफ प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट जिस दिन बनाएंगे उस दिन, ठीक है। व्हाट अमाउंट ऑफ एक्सपेंस विल बी रिकॉग्नाइज इन ईच ईयर, तो अपने को तो पता है ना कि ये तो हर साल रिव्यू करना पड़ेगा, लेकिन जो एग्जाम्पल ऊपर में दिया है कोई छोड़ के जा ही नहीं रहा,
कहाँ बोला छोड़ के जा रहा है? कोई ना आ रहा है ना जा रहा है, मतलब ऑप्शन लैप्स नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है आप स्ट्रेट लाइन बिना सोचे समझे भी करें तो आंसर आ जाएगा। बोला क्या? बोला 1,20,000 डिवाइडेड बाई 3, हर बार 40,000 40,000 40,000 करके होगा। बट ऐसे नहीं करना है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करना है? लास्ट वाला मतलब कि अपने आंसर करने जा रहे हैं 40 40 40 होगा। वो तो ठीक है, 12 लाख आएगा। कैलकुलेशन मिस्टेक है, भावनाओं को समझो। सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 1 का सॉल्यूशन। कैलकुलेशन शोइंग employee expenses, calculation showing employee expenses, you will write year, फिर सेकेंड में आप वर्किंग्स दिखाओगे, थर्ड कॉलम क्यूमुलेटिव, expenses, and fourth one expense, employee expense. फर्स्ट ईयर आपके पास टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जो इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करेंगे वो कितने हैं? 400। अच्छा, ये ईयर का एंड चल रहा है, फर्स्ट ईयर का बिगिनिंग नहीं है। क्या है ये? ईयर एंड। तो फर्स्ट ईयर एंड में मतलब फर्स्ट ईयर एंड में अपने ले रहे हैं 400 एम्प्लॉयज है अपने पास। एक एम्प्लॉयज को अपने कितना ऑप्शन दिए हैं? 100। क्या रेट पर दिए हैं? फेयर वैल्यू इज 30। फेयर वैल्यू इज 30। और इसे क्या करना होगा आपको? ये फर्स्ट ईयर है तो इसका 1/3 आपको राइट ऑफ करना है। तो क्यूमुलेटिव एक्सपेंसेस आपका आएगा 1/3 करके। कितना आया इसका? टोटल 12 lakhs ना। 12 lakhs का 1/3 किए तो 4 लाख। और पहले आपका इसके पहले एम्प्लॉय एक्सपेंसेस कुछ था क्या क्यूमुलेटिव? नहीं, 0 था। तो आप क्यूमुलेटिव टोटल खर्चा फर्स्ट ईयर के एंड तक में 4 लाख होना चाहिए। प्रीवियसली यू रिकॉग्नाइज नील, सो ये 4 lakhs इस साल का खर्चा बनेगा। करंट ईयर एक्सपेंस विल बी 4 lakhs। नंबर 2, फिर से वर्किंग करना अपने को। तो नंबर 2 इस बार हम लोग रिव्यू करेंगे अभी कितने एम्प्लॉयज है सेकेंड ईयर के एंड में। कोई छोड़ के गया? कोई छोड़ने वाला है? ऐसा कुछ दिख रहा है? क्वेश्चन कुछ नहीं बोला, मतलब कुछ है ही नहीं, सब कुछ रहने वाले हैं। तो सब स्टाफ आपके साथ रहेंगे 400 एम्प्लॉयज। नंबर ऑफ ऑप्शन 100। फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन 30 जो इनिशियल था वही रहेगा। ये टोटल आता है, जब भी आता है ये फिगर टोटल आता है, ये टोटल है। अब इस टोटल में ऑलरेडी टाइम बेसिस पर आपको इसको अपोर्शन करना है। कितने साल बीत चुके हैं? 2 साल। तो ये टोटल कितने साल के लिए है ये बताओ? ये टोटल कॉस्ट कितने ईयर्स के लिए है? 3 ईयर्स के लिए। तो अभी तक 2 साल हो चुके हैं, तो 2 ईयर्स के लिए क्या होगा? मल्टीप्लाइड बाई 2।
मल्टीप्लाइड बाई 2, तो 2/3 करेंगे तो इसका टोटल अमाउंट कितना आएगा? 8 lakhs. You already recognized, previously you recognized 4 lakhs. ये 4 लाख आप पहले ऑलरेडी रिकॉग्नाइज करके बैठे हो, तो दैट्स वाई आपको क्या करना पड़ेगा, इस साल का खर्चा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 lakhs जो आप पहले रिकॉग्नाइज कर चुके हैं। तो क्यूमुलेटिव फिगर आया कि टोटल आपका एम्प्लॉय एक्सपेंसेस 8 लाख होना चाहिए, माइनस आपका कितना, 4 लाख जो आपने पहले रिकॉग्नाइज कर रखा है, तो डिफरेंस 4 लाख इस बार का एक्सपेंसेस बनेगा। Third year, any change? Answer is no. Status quo, same label, same information maintained. So 400 employees multiplied by एक employees के पास 100 shares का option है, तो into 100 multiplied by rupees कितना, 30। ये 3 साल के लिए है और 3 साल बीत चुका है, तो आप चाहें तो कुछ मत करिए, इतना ही रहने दीजिए। और यदि आप सेम पैटर्न फॉलो करना चाहते हैं तो इन दैट केस आपको पता ही है ये 3 इयर्स के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है और 3 साल हमारा बीत चुका है, तो 3 इयर्स का इंफॉर्मेशन क्या होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं ना, ये कट हो गया, ये कट, तो नहीं भी करे तो चल रहा है ना, बच्चा की तरह थोड़ी गेम खेल रहे हो, ऊपर नीचे काटो मजा आ रहा है। बोला नहीं, टोटल समझ में आ रहा है ना, नहीं तो क्या होता है, भोजन को मजा आता है काटने में, हाँ सर अब समझ में आया, बट मैं कर रहा हूँ क्योंकि ऐसा मान के चलते हैं कि यार भूल चुके होते हैं बहुत सारा चीज़, अपने क्यूमुलेटिव निकाल रहे हैं। तो क्यूमुलेटिव मतलब 3 इयर्स के लिए इतना है, तो अब 3 साल बीत चुका है, तो 3 साल के लिए क्या होगा, सो सेम ही रहेगा, इट्स 12 lakhs रुपीज़। तो ये आपका 12 lakhs रिजल्ट आया। ऑलरेडी आपने अभी तक में, इसके प्रीवियस ईयर तक आपने रिकॉग्नाइज कर रखा है ऐसे 8 लाख रुपए, तो 8 माइनस कर दीजिए तो डिफरेंस कितना राइट ऑफ होगा, 4 lakhs। क्लियर है ये? तो यदि अब क्वेश्चन पूछे आपसे, बहुत सारा क्वेश्चन बना के पूछा कि रिकॉग्नाइज एट व्हाट वैल्यू, तो एट फेयर वैल्यू। आपका ट्रांजैक्शन रिकॉग्नाइज होता है एट व्हाट वैल्यू, एट फेयर वैल्यू। यदि क्वेश्चन में 3-4 फेयर वैल्यू दे देता तो डोंट बी कंफ्यूज, फेयर वैल्यू एट द बिगिनिंग, फेयर वैल्यू एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, फेयर वैल्यू एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, फेयर वैल्यू एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। मेरे लिए बाकी सारे इंफॉर्मेशन बेकार होते, केवल पहला एट द टाइम ऑफ इनिशियल एग्रीमेंट जो हमारा हुआ वो फेयर वैल्यू हमारे काम का है, सिर्फ वही हम लेते, एंड दैट इज एट द रेट ऑफ कितना, 30 रुपीज़। क्लियर है ये? तो यहाँ पर ये हम लोग सॉल्यूशन बना रहे अपने कॉपी में, इसलिए लिखेंगे शेयर ऑप्शन should be recognized at fair value on the grant date. That is rupees 30. Value of option should be revised on each balance sheet date, on each balance sheet date, considering estimated number of employees expected to exercise option
ये आपका सेल्फ नोट था, एग्जाम में नहीं लिखना। ऊपर वाले एग्जाम में लिखना है शेयर ऑप्शन शुड बी रिकॉग्नाइज एट फेयर वैल्यू ऑन द ग्रांट डेट दैट इज ₹30। एंड ये सेल्फ नोट है, वैल्यू ऑफ ऑप्शन शुड बी रिवाइज्ड ऑन ईच बैलेंस शीट डेट कंसिडरिंग एस्टिमेटेड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एक्सपेक्टेड टू एक्सरसाइज ऑप्शन। ठीक है, समझ में आया? नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन देख रहे हैं आप लोग। कैटेगरी डी, ग्रांट विथ परफॉर्मेंस कंडीशन। अच्छा, ये एग्जाम में नहीं रहेगा, सॉरी, मतलब ऐसा लिखा हुआ नहीं रहेगा जो आप सोच रहे। क्वेश्चन यहां से स्टार्ट हुआ, एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 1 एक्स लिमिटेड grants 200 shares each to 400 employees। ठीक है, पहले कैलकुलेटर में करेंगे, तब लिख के करेंगे तो मज़ा आता है। कैलकुलेटर में करने का मतलब है सब वर्बली सॉल्व करके हटा दिए पहले। तो प्लीज़ अपना कैलकुलेटर ले लीजिए, पहले कैलकुलेटर में करिए। तो बिगिनिंग में आप एक्स लिमिटेड ने कितना शेयर ग्रांट किया? बोला 200 शेयर से ग्रांट कर रहा है और 400 एम्प्लॉयज़ है। बिगिनिंग में है ये। तो बिगिनिंग में जो नंबर्स होता है वो क्या मेरे काम का होता है या काम का नहीं होता है? नहीं होता है। हम लोग बिगिनिंग में रिकॉग्नाइज ही नहीं करते। व्हेन टू रिकॉग्नाइज? व्हेन टू रिकॉग्नाइज? एट द बैलेंस शीट डेट एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। इसका मतलब ये इंफॉर्मेशन जो दिया हुआ है कि बिगिनिंग में ये था, ठीक है, यदि कोई चेंजेस नहीं होता है, कोई एस्टिमेशन चेंज नहीं हुआ, तो यही एंड में पोजीशन रहेगा। लेकिन फिलहाल अपने जब डिस्कस कर रहे हैं तो बोलते हैं सब कुछ सोच पा रहे हैं, तो बोले 200 इंटू 400 फिलहाल कोई काम का नहीं है, लेकिन कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिला एट द एंड ऑफ ईयर, कोई चेंजेस नहीं हुआ, तो यही हमारा रेलेवेंट इंफॉर्मेशन हो जाएगा। कंडीशनल अपॉन द एम्प्लॉयज रिमेनिंग, तो ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट? बोलिए। अपॉन द एम्प्लॉयज रिमेनिंग इन एम्प्लॉयमेंट विद द कंपनी ड्यूरिंग द वेस्टिंग पीरियड, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? सर्विस कॉन्ट्रैक्ट। सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है ये, परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। बोल रहे वेस्टिंग पीरियड में आपको रहना पड़ेगा, मतलब वेटिंग टाइम में। मान लो वेटिंग पीरियड 3 साल है, तो यदि 3 साल तक वो कंपनी के साथ बने रहते हैं तो मिलेगा। द शेयर विल वेस्ट एट द एंड ऑफ ईयर 1, बोल रहे पहले साल ही वेस्ट हो जाएगा, मतलब कि आप एक्सरसाइज कर पाएंगे इफ द एंटिटीज अर्निंग इंक्रीजेज बाय मोर देन 15%। यदि 15% से बढ़ा तो क्या? 15% से यदि इंक्रीमेंट हुआ तो उस केस में फर्स्ट ईयर के एंड में ऑप्शन विल वेस्ट। इसका मतलब है यू कैन एक्सरसाइज, एक ही साल आपका वेटिंग पीरियड होगा। वेटिंग पीरियड कितना होगा? 1 साल। एट द एंड ऑफ ईयर 2, बोला दूसरे साल लग सकते हैं, 2 साल भी लग सकते हैं। यदि आप पहला साल 15% अचीव नहीं कर पाए तो उस केस में क्या होगा? उस केस में आपका क्या हो जाएगा? अर्निंग यदि 15% इंक्रीज नहीं हुआ तो वो 2 साल होगा, और दूसरे साल में होने का कंडीशन क्या दिया? इफ द एंटिटीज अर्निंग इंक्रीजेज बाय मोर देन एवरेज ऑफ 12%, मतलब हो रहा है एवरेज अर्निंग फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का मिलाकर यदि 12% को से ज़्यादा है, बाय मोर देन एन एंटिटीज अर्निंग, तो उस केस में एवरेज अर्निंग 12% से ज़्यादा है तो जाकर क्या हो जाएगा? उसे 2 साल के, मतलब कि वेटिंग पीरियड 2 साल होगा। अभी तो हमें वेटिंग पीरियड बता रहा, कंडीशनल बोल दिया इस बार। इसके पहले क्या था? स्ट्रेट वे वाला क्वेश्चन मिला 3 साल, कोई चेंजेस नहीं। अभी ये समझ जो मिला आपको, इसके अंदर में कंडीशन डाल डाल के दे रहा। फर्स्ट ईयर भी 1 साल भी वेटिंग पीरियड हो सकता है, वेटिंग पीरियड 2 साल भी हो सकता है, और उससे ज़्यादा भी हो सकता है। फिर लिख रहा है ओवर द 2 years पीरियड एंड एट द एंड ऑफ ईयर 3, तीसरे साल के अंत में कब होगा?
if the entity's earning increases by more than an average of 10% per year over the 3-year period। बोला भाई 3 साल का एवरेज निकालो, और बोला यदि 3 साल का एवरेज 10% से ज़्यादा आता है तब तो जाके 3 साल वेटिंग पीरियड होगा। पहला साल के लिए कितना बोला था, बोलो फटाफट से, 15। दूसरे साल के लिए 12, एवरेज 12, और तीसरे साल के लिए एवरेज कितना बोला, 10। बोला ये कंडीशन 15 वाला सेटिस्फाइड हो जाए आप 1 साल में शेयर ले लो, 12% वाला सेटिस्फाइड हो जाए 2 साल के एंड में ले लो, 2 साल एंड खत्म होते ले लो। और यदि आपका ये वेटिंग पीरियड कितना है, 2 साल से मतलब ज़्यादा हो जाएगा कब, यदि ये एवरेज 10% से ज़्यादा, 3 साल का एवरेज यदि 10% एक्सीड करता है तो ये तीसरे साल के एंड में होगा, यानी वेटिंग पीरियड 3 साल हो जाएंगे। ये सिर्फ और सिर्फ एग्रीमेंट का कंडीशन बता रहा है, तो आपको बड़े ध्यान से पढ़ना है कि एग्रीमेंट में क्या बोला, आगे एक्चुअल क्या है अगला पैराग्राफ में बोलेगा। द शेयर हैव ए फेयर वैल्यू 40 पर शेयर एट द स्टार्ट ऑफ ईयर 1, और हमें वही तो चाहिए था, हमें बिगिनिंग में चाहिए होता है ऑप्शन का फेयर वैल्यू ऑन द ग्रांट डेट, जिस दिन अपने ग्रांट करते हैं ना उस दिन हमें चाहिए होता है, तो उस दिन अपने ये निकला। नो डिविडेंड्स नीड बी कंसिडर्ड, और कोई डिविडेंड कंसिडर करने की जरूरत नहीं, मैंने डिविडेंड एलिमेंट नहीं है। अब एक्चुअल इंफॉर्मेशन दे रहा है, बाय द एंड ऑफ ईयर 1 द एंटिटीज अर्निंग हैव इंक्रीज्ड बाय 13%। क्या पहला ईयर का कंडीशन फुलफिल हुआ, नहीं, फेल हो गया, तो फर्स्ट ईयर का कंडीशन फेल। एंड 32 एम्प्लॉइज लेफ्ट, 32 एम्प्लॉय भी छोड़ दिया। हम स्टार्ट किए थे 400 एम्प्लॉयज से, जिसमें से 32 एम्प्लॉय छोड़ के चला गया। इसका मतलब है अभी हमें यह भी देखना होगा कि 32 तो प्रेजेंटली छोड़ दिया पहले साल, और अभी सेकेंड ईयर सोचे या थर्ड ईयर सोचे, ये बताओ। अभी आपसे ये क्वेश्चन हो गया, सेकेंड ईयर सोचे या थर्ड ईयर सोचे, सिर्फ सेकेंड ईयर। बोलो क्यों, फर्स्ट ईयर में तो हम यही सोचेंगे ना कि सेकेंड ईयर तक कंडीशन फुलफिल हो सकता है, तो अभी हमें देखना होगा कि फ्यूचर में मतलब कि नेक्स्ट ईयर तक में कितने एम्प्लॉय छोड़ देंगे। तो लिखा है द एंटिटी एक्सपेक्ट्स फर्दर 30 एम्प्लॉयज टू लीव ड्यूरिंग ईयर 2। दूसरे साल में 30 एम्प्लॉय छोड़ देने का संभावना है, पहला 32 दूसरा 30, तो 400 में से आपके कितने बाद हो गए, ईयर 1 में ये सारा कहानी पता चल रहा है, ईयर 1 के एंड में मालूम चला कितने एम्प्लॉयज चले गए, 62, तो -62 बच गए कितने, 338। तो ये हम कंफर्म हुए, कंक्लूजन हुआ फर्स्ट ईयर के एंड में, सिर्फ और सिर्फ मतलब पहला साल में ये वेटिंग पीरियड 1 साल नहीं है, कंक्लूजन निकला वेटिंग पीरियड अभी 2 साल लग रहा है, होगा नहीं होगा ये तो सेकेंड ईयर के एंड में जाके मालूम चलेगा। तो वेटिंग पीरियड 2 साल है, तो अपने और टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जो एक्सपेक्टेड है एग्जीक्यूट करेंगे इस ऑप्शन को 338। तो अब आपको बताइए कि फर्स्ट ईयर मेरा एक्सपेंस कितना होगा, कैलकुलेटर मैंने इसके लिए निकलवाया था, फर्स्ट ईयर एक्सपेंस कितना होगा, फटाफट से कैलकुलेटर चलाकर बोलिए। 13,52,000 कैसे आया, इन्होंने कहा 450,667, आपने कहा 13,52,000, आपने कहा 13,52,000। मैं सिंटेक्स बोल रहा हूँ, एक बार देखिएगा। 338 एम्प्लॉयज इंटू 200 मल्टीप्लाइड बाई 200 शेयर, ये हुआ कितना आपका जो भी आया, मल्टीप्लाइड बाई 40 रुपीज, मल्टीप्लाइड बाई 40 रुपीज, डिवाइडेड बाई 3, नहीं डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई 2, मल्टीप्लाइड बाई 1, तो क्यूमुलेटिव मतलब आपको फिगर आया, कितना आया, तो करेक्ट। सो मालविका का तो एकदम सही आ गया और आपका भी आ गया था, गलती से मिस्टेक कर दी, कोई बात नहीं, होता है ये, तो गलती से मिस्टेक हो गया था इनका हालांकि, और 13,52,000 फिगर आ रहा है फर्स्ट ईयर। अब हम लोग सेकेंड ईयर में जा रहे हैं, इतना होने के बाद तो सेकेंड ईयर में क्या है पढ़िए एक बार।
लिखा हुआ है, कहाँ गया रियल फिगर, बाय द एंड ऑफ ईयर 2 द एंटिटीज अर्निंग हैव इंक्रीज बाय 11%। कंडीशन फेल्ड दादा, क्या बोला यहाँ पर, एवरेज कितना होना चाहिए था, एवरेज अर्निंग्स यहाँ पे बोल रहा है बाय द एंड ऑफ ईयर 2 द एंटिटीज अर्निंग हैव इंक्रीज बाय ओनली 11%। तो 11 प्लस पहले, इसके पहले वाले ईयर में कितना बढ़ा था 13, 11 प्लस 13 कितना हो गया 24 डिवाइडेड बाई 2 12। तो 12% से तो ज़्यादा नहीं हुआ ना, मोर देन 12 है। तो इसका मतलब है 3 साल में ये क्या होगा, वेस्टिंग पीरियड अभी कंफर्म हो गया, सेकेंड ईयर के एंड में 1 साल और हो सकता है, हो सकता है, ठीक है। तो थर्ड ईयर के मतलब सेकेंड ईयर के एंड में आ गए और वेस्टिंग पीरियड में भी 1 मोर ईयर। तो अब हम लोग अब बात करते हैं कि 1 मोर ईयर, तो यहाँ पर अब कैलकुलेशन बैठाते हैं, तो देखो क्या आ रहा है अल्टीमेटली, क्या बोल रहा है देख लीजिए। 27 एम्प्लॉयज लेफ्ट ड्यूरिंग द ईयर, इस साल 27 एम्प्लॉय छोड़ दिए, और पहले कितने एम्प्लॉय छोड़े थे वो आपको पता ही है, कितने एम्प्लॉय छोड़े थे पहले साल में 32, और इस साल कितने छोड़े 27। द एंटिटी एक्सपेक्ट फर्दर 25 एम्प्लॉयज टू लीव ड्यूरिंग ईयर 3, 25 और छोड़ देंगे। तो इसका मतलब सेकेंड ईयर पर मुझे कितने एम्प्लॉयज लग रहे हैं कि इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करेंगे, फटाफट से कितने एम्प्लॉयज लग रहे हैं कि इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करेंगे 316 बोल रहे हैं। ये क्या सही है, ये क्या सही जवाब है, तो देखेंगे 400, कैलकुलेटर चलाएंगे, 400 माइनस 32 एम्प्लॉयज एक्चुअल मालूम है, माइनस 27 एक्चुअल मालूम है, और माइनस 25 एस्टिमेटेड मालूम है। तो अब जो फर्स्ट ईयर में आकर सेकेंड ईयर के लिए जो फॉरकास्ट किए थे वो अब हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक्चुअल फिगर है, और एक्चुअल फिगर मिल गया 27। अब थर्ड ईयर का फॉरकास्टेड नंबर्स मेरे लिए काम का है, तो थर्ड ईयर में फॉरकास्टेड नंबर कितना बता रहा 25, तो इसलिए होगा 400 माइनस 32 माइनस 27 माइनस एस्टिमेटेड 25, कितना हो गया 316। तो अब आपको सेकेंड ईयर का खर्चा बताना है कैलकुलेटर में, 316 एम्प्लॉइज एक्सपेक्टेड है, आपको खर्चा बोलना है। देखिए क्या आंसर आप लोग दे रहे हैं, एक्सपेंस बोलना है। और एक्सपेंस कैसे आता है, एक्सपेंस कैसे आता है, पहले क्यूमुलेटिव निकालेंगे, क्यूमुलेटिव आपका एम्प्लॉय एक्सपेंस, उस क्यूमुलेटिव से जो ऑलरेडी इसके प्रीवियस अकाउंटिंग ईयर में राइट ऑफ हो गया है वो घटा देना होगा, तब आएगा 3,32,333। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, सबका यही आ रहा है। तो कैसे हुआ, मैं फिर से एक बार वर्बली आप कर रहे हैं, उसके बाद लिख लिख के करेंगे। तो मैं बोल रहा हूँ 316 इंटू मल्टीप्लाइड बाई होगा 200, मल्टीप्लाइड बाई होगा 40, डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2, क्यूमुलेटिव फिगर आया होगा। उस क्यूमुलेटिव से पहले साल में जो एक्सपेंस रिकॉग्नाइज किए थे उस एक्सपेंस को माइनस कर देंगे, यही आया, कितना आया 3,33,333 लास्ट ईयर। बाय द एंड ऑफ ईयर 3 22 एम्प्लॉयज लेफ्ट, 22 एम्प्लॉय और छोड़ के चले गए, एंड द कंपनीज अर्निंग इंक्रीज बाई 9%, 9% से कंपनी का अर्निंग बढ़ा, रिजल्टिंग इन एन एवरेज इंक्रीज ओवर 10% पर ईयर। 10% से ज़्यादा हो गया, ऐसा हो गया, कैलकुलेशन करके भी देखिए 10% से ज़्यादा हो गया। पूरा कंडीशन सेटिस्फाइड, थर्ड ईयर आपका इंतजार का फल मीठा मिलेगा। लेकिन कितने जन इंतजार किए, पहला क्वेश्चन आपसे, कितने एम्प्लॉय को ये ऑप्शन मिलेगा 319। कैसे आया 319, तो अपने बोलेंगे 400 एम्प्लॉयज अपने पास थे, एक्चुअल पहला साल में 32 एम्प्लॉयज ने छोड़ा, सेकेंड ईयर में 27 एम्प्लॉयज ने जॉब छोड़ा, एंड थर्ड ईयर में भी एक्चुअल फिगर मालूम है आपका, कितने एम्प्लॉयज छोड़े 22। तो 400 माइनस 32 माइनस 27 माइनस 22 कितना 319।
और 319 मल्टीप्लाइड बाई एक एम्प्लॉय 200 शेयर ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकता है, मल्टीप्लाइड बाई एक का फेयर वैल्यू 40 रुपीज़ है, और इंटू 3/3 करना बेवकूफ़ी होगा। तो इससे आपका टोटल आएगा, क्यूमुलेटिव आ गया, और क्यूमुलेटिव से माइनस कर देना है जो अमाउंट आपने फर्स्ट ईयर में राइट ऑफ किया था और सेकेंड ईयर में राइट ऑफ किया था, वो माइनस कर दीजिए, आपका रिजल्ट आ जाएगा। 866,667। समझ गया है? वर्बली आपने सॉल्व कर दिया, कोई कंफ्यूजन है? अब हम लोग ऐसे तो दिखा देते हैं आपको, अब आपको सॉल्यूशन दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ये तो आप करके खुशी मना रहे होंगे ना, लेकिन ये तो आप वर्बली करके बैठ गए। टेबल तो जब आपका लेवल ऐसा आने लगेगा ना, तो बोलेंगे हम बस दिमाग में है सब, ऐसे 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 करने का आंसर आ जाएगा। तो हम लोग करेंगे भी, क्योंकि ये सॉल्यूशन देखने के लिए डिस्कशन नहीं किए थे। ये सॉल्यूशन हटा दूंगा मैं मैट से। अभी तो खैर फिलहाल डीटीपी डिपार्टमेंट ने छाप दिया, तो अपने को नहीं चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है, मज़ा नहीं आता है, होमवर्क देने में नहीं मज़ा आता है। तो होमवर्क भी दे पाएंगे, सॉल्यूशन नहीं रहेगा। भले तुम स्टडी मैट खोलो, बट हमको पता है आज का जनरेशन बहुत आलसी है, रिमोट के ज़माने पे चल रहा है, तो बुक भी नहीं खोलेगा। ठीक है, तो एनीवे अरे तो हम लोग तो अपना किए ना बेटा, और हम लोग का भी आंसर यही आया है, और इनका इंस्टीट्यूट के मैट में ये सब चीज़ मिलता रहेगा, टेंशन का बात नहीं है। ठीक है, तो चलिए अपने कर रहे हैं सॉल्यूशन। स्टेटमेंट शोइंग, क्वेश्चन नंबर क्या है ये 2। स्टेटमेंट शोइंग employee expenses under for share based payment, share based payments। फर्स्ट हो जाएगा आपका ईयर एंड के लिए, दूसरा होगा आपका कैलकुलेशंस, तीसरा होगा क्यूमुलेटिव, और फोर्थ वन इज द बिजनेस एक्सपेंस, एम्प्लॉय एक्सपेंस। एंड ऑफ ईयर 1 2 3। दूसरा नंबर कैलकुलेशन, cumulative employee expense, और employee expenses for the year, फर्स्ट ईयर में आप एक छोटा सा वर्किंग इसके नीचे भी करोगे, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एक्सरसाइजिंग ऑप्शन, फिर यहाँ पे हेडिंग देंगे ईयर एंड, वन टू थ्री। फिर आप देंगे यहाँ पर एक्चुअल एंड एस्टिमेटेड
Actual and estimated employees leaving employment. एक्चुअल और एस्टिमेटेड प्रेजेंटेशन कैसे करना है, उसके लिए प्रेजेंटेशन मायने रखता है ना। आप सब कुछ तो वर्बली सॉल्व करके बैठे हो, बट दिखाना कैसे है, मार्क्स लेना है हमें उस हिसाब से। एक्चुअल एंड एस्टिमेटेड एम्प्लॉय लीविंग एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयज में exercise option यदि हम लोग ये टेबल बना रहे हैं, इस टेबल में आपको नंबर पुट कर देना। अब बताओ फर्स्ट ईयर में कितने एम्प्लॉयज छोड़ दिए जॉब, फर्स्ट ईयर में कितने एम्प्लॉयज छोड़ दिए, एक्चुअल फिगर 32, और सेकेंड ईयर में कितने छोड़ने वाले हैं, कितना 30, टोटल कितना 62। एम्प्लॉय में एक्सरसाइज ऑप्शन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, ठीक है ना, नंबर जोड़ दीजिएगा पहले, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज में एक्सरसाइज ऑप्शन कितने एम्प्लॉयज, तो बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हैं 400 माइनस 62 338। ये आप वर्बली कर रहे थे, बट लिखकर कैसे दिखाना है वही चीज़ अपने यहाँ पर प्रेजेंट करके दिखा रहे हैं। 338। ईयर 2 सेकेंड ईयर में आ जाइए, और सेकेंड ईयर में क्या हुआ वो करते हैं। तो सेकेंड ईयर में आपका अभी तक एम्प्लॉयज़ एक्चुअल कितने छोड़ चुके हैं बता दो। फर्स्ट ईयर 32 एक्चुअल मालूम है, सेकेंड ईयर एक्चुअल आप लोग बोल दो कितना 27, और थर्ड ईयर के लिए एस्टिमेट कर पा रहे हो कितना 25 एस्टिमेशन, टोटल कितना 84। तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जो ये ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकते हैं माइनस कितना हो जाएगा 84 इज इक्वल टू कितना 316। अब आपको पता है थर्ड ईयर के एंड में एक्चुअल आपको फिगर पता है, फर्स्ट ईयर में 32 एम्प्लॉयज जॉब छोड़े, सेकेंड ईयर में 27 एम्प्लॉयज जॉब छोड़े, थर्ड ईयर एम्प्लॉयज लिविंग एम्प्लॉयमेंट, थर्ड ईयर में एक्चुअल फिगर मालूम अब 22, तो 22 एक्चुअल फिगर आ गया 81, सो 400 माइनस 81 इज इक्वल्स टू कितना 319। समझ में आया ये वर्किंग में अपने प्रेजेंट कर दिए, इससे आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होगा। ऑब्वियस है मार्क्स यदि लेना है आपको तो प्रेजेंटेशन संभालना ही पड़ेगा। नेक्स्ट, अब अपने बात करते हैं यहाँ पर, तो कैलकुलेशन दिखाना है। ऑलरेडी वर्किंग कर चुके हैं, फर्स्ट ईयर का एम्प्लॉयज़ आपने निकाल रखा है 338, तो फर्स्ट ईयर के एंड में आपका क्या हो जाएगा ये 338 मल्टीप्लाइड बाय एक्सरसाइज प्राइस कितना था, ऑप्शन प्राइस कितना ग्रांट किए थे फेयर वैल्यू, और नंबर ऑफ ऑप्शन अपने कितना दे रहे हैं शेयर्स 200 शेयर्स है ये, और मल्टीप्लाइड बाई ₹40। दिस इज फॉर हाउ मेनी ईयर्स, फॉर 2, मल्टीप्लाइड बाई क्या करेंगे 1, कितना आया 13,52,000।
एम्प्लॉय एक्सपेंस फॉर द ईयर, तो पहले से क्यूमुलेटिव फिगर 0 है, इसलिए यही होगा एम्प्लॉय एक्सपेंस फॉर द ईयर 1352,000। सेकेंड ईयर में आपको पता है कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जो एक्सरसाइज कर रहे हैं वो कितने हैं, 316, 316। तो यू विल राइट हियर 316। नंबर ऑफ शेयर्स 200 multiplied by rupees 40 divided by this time divided by 3 multiplied by 2 is equals to 16,85,333. 16,85,000। 333. इसमें प्रीवियसली जो राइट ऑफ हो चुका है वो फिगर माइनस कर देंगे, तो प्रीवियसली आपका जो था 1352 राइट ऑफ हो चुका है, माइनस करिए, रिजल्ट इज 3,33,333. 3,33,333। थर्ड ईयर आ गए। थर्ड ईयर में अपने को पता है टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ जो एग्जीक्यूट करेंगे 319 मल्टीप्लाइड बाई 200 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाई ₹40 एंड इस बार इंटू 3 डिवाइडेड बाई 3 करने का कोई मतलब नहीं बनता है कि मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइडेड बाई 3। ये टोटल फिगर क्या आ गया, 25,52,000. 25,52,000 और ऑलरेडी आपने अभी तक क्यूमुलेटिव राइट ऑफ कर रखा है। इससे देखिए ऐसे आपको क्यूमुलेटिव मिल जाएगा, इसको जोड़कर भी मिलेगा और इससे भी मिलेगा, एक ही चीज़ है ना। तो माइनस कर दीजिए 16,85,333 डिफरेंस 8,66,667. सम्स आपसे इतना ही पूछा था कितना एक्सपेंस होगा। और ये तो एंट्री पास करना तो बहुत इजी है। देखो एंट्री फर्स्ट ईयर का एंड में मुझे गुप्ता जी आप बता रहे हैं फर्स्ट ईयर का एंड में एंट्री, गुप्ता जी है ना, सुरेखा जी, अच्छा सॉरी सुरेखा जी बताइए। शेयर बेस्ड पेमेंट नहीं होगा, शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व, एसबीपी रिजर्व, ठीक है। तो पहला साल एंट्री हो जाएगा बिजनेस एक्सपेंसेस मतलब एम्प्लॉय एक्सपेंसेस डेबिटेड टू शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व। फिर सेकेंड ईयर में ये एंट्री होगा बट अमाउंट डिफरेंट होगा, थर्ड ईयर में ये एंट्री होगा विद डिफरेंट अमाउंट। फाइनली जब एग्जीक्यूट होगा तो उस केस में ये शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व जो आपने लाइबिलिटीज बना रखा उसको कैंसिल कर देंगे। जो पेमेंट आप 40 रुपीज़ करके लेंगे उससे बैंक डेबिटेड करेंगे। टू इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट करेंगे, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम आप क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका अल्टीमेटली कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट अपने बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ग्रांट विथ परफॉर्मेंस कंडीशन, सॉरी ऊपर का कुछ देखने का जरूरत नहीं है, सीधा सम्स है। ये तो वैसा सम्स ही सेम नंबर छपा हुआ है तो आपके लिए इजी हो जाएगा शायद। एक्स लिमिटेड ग्रांट्स ऑप्शन टू 200 एम्प्लॉयज, अच्छा 200 एम्प्लॉय है। द शेयर ऑप्शन विल वेस्ट एट द एंड ऑफ ईयर 3, तीसरे साल में ऑप्शन एक्सरसाइज हो पाएगा। यानी कौन से तरह का ये कॉन्ट्रैक्ट है, टाइम प्लस टारगेट। अभी तक तो टाइम ही दिख रहा पढ़ के, अभी तक तो पढ़ के टाइम ही लग रहा, लिखा हुआ है वेस्ट एट द एंड ऑफ ईयर 3 प्रोवाइडेड दैट एम्प्लॉय रिमेन इन द एंटिटीज एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोवाइडेड दैट रेवेन्यू ऑफ द कंपनीज इंक्रीजेस बाय एट लीस्ट एन एवरेज ऑफ 8% पर ईयर। दो कंडीशन है। इसका मतलब ये क्या है, किस तरह का हो गया, परफॉर्मेंस वाला हो गया। और परफॉर्मेंस में ये दो चीज आता है आपको पता है, टाइम प्लस टारगेट। तो टी स्क्वायर है यहाँ पे, टाइम प्लस टारगेट।
तो यहाँ पे टाइम प्लस टारगेट 8% का टारगेट भी अचीव करना है और 3 साल आपको कंटिन्यूअस एम्प्लॉयमेंट में भी रहना है. इफ द percent of increase is 8% and above but below 10% per year, रेंज बोल रहा है 8 से 10 यदि रहा, ठीक है, ईच एम्प्लॉय विल रिसीव 120 शेयर ऑप्शन. कितना मिलेगा? 120 करके दिया जाएगा. कितना शेयर्स दिया जाएगा? 120. इसे भी हम लोग वर्बली ही सॉल्व करेंगे. 120 शेयर्स दिया जाएगा पर एम्प्लॉय. 120 शेयर्स, समझ में आ रहा? 120 शेयर्स. नेक्स्ट, इफ 10% एंड अबव बट बिलो 15%, मतलब ये बोल रहा है कि ग्रेटर देन क्या 10 बट लेस देन कितना 15, एंड इफ ऑन और अबव 15, यानी लेस देन 15 होने पर कितना देगा? तो बोल रहा है ईच एम्प्लॉय विल रिसीव 240 शेयर ऑप्शन, यानी 240 डबल कर देगा. कंपनी बोल रहा है भाई तुम इंक्रीज करो रेवेन्यू को. रेवेन्यू यदि 10% से 15% के नीचे, 10 से ऊपर और 15 के नीचे रहता है तो हम आपको 240 शेयर ऑप्शंस देंगे. और अच्छा बात है. एंड इफ ऑन और अबव 15%, यदि 15% से ज़्यादा होता है यानी ग्रेटर देन 15, तब उस केस में बोला ईच एम्प्लॉय विल रिसीव 360 शेयर्स. ग्रेडिंग सिस्टम कर दिया. सैलरी में कभी पढ़े होंगे, ग्रेड होता है ना, तो वैसे ही यहाँ पे ग्रेडिंग कर दिया. ऐसा हो गया तो इतना देंगे, इससे भी ऊपर चला गया तो इतना दे देंगे, ऐसे. तो आपको तो कुछ सोचना ही नहीं है. आपके लिए तो बहुत अच्छा चीज़ है, बहुत ईजी है. बैलेंस शीट डेट पर कौन सा कंडीशन फुलफिल हो रहा है, होने वाला है, वो सारा एस्टिमेट करके और उसके हिसाब से अपने को एक्सपेंसेस रिकॉग्नाइज करना है. अब ये देखना पड़ेगा कि फर्स्ट ईयर में क्या कंडीशन है, सेकेंड ईयर के एंड में क्या हो रहा है, थर्ड ईयर के एंड में क्या हो रहा है. अभी तो बस रीडिंग है, कुछ नहीं है, सम्स निकल गया. आगे बोल रहा ऑन ग्रांट डेट एक्स लिमिटेड estimates that the share option have a fair value of ₹40 पर ऑप्शन. जिस दिन ग्रांट किया उस दिन 40 रुपये फेयर वैल्यू है. एंड ऑल्सो एस्टिमेट्स दैट 16% ऑफ एम्प्लॉयज विल लीव बिफोर द एंड ऑफ ईयर 3. और एस्टिमेट किया डे 1 जिस दिन ग्रांट डेट है कि 16% चिड़िया उड़ जाएगा, एम्प्लॉय छोड़ के चला जाएगा, यानी बाकी 84% लोग एग्जीक्यूट करेंगे. रियलिटी क्या है वो देखना होगा. बाय द एंड ऑफ ईयर 1, ये हमारा एक्चुअल फिगर आ रहा है, 12 एम्प्लॉयज हैव लेफ्ट. एन एंटिटी स्टिल एक्सपेक्ट्स दैट अ टोटल ऑफ 32 एम्प्लॉयज विल लीव बाय द एंड ऑफ ईयर 3. ठीक है ना, 12 एम्प्लॉय छोड़ चुके हैं. And the entity still expects that a total of 32 employees will leave by the end of year 3. मैंने टोटल 32 एम्प्लॉय चले जाएंगे टोटल में. तो 12 जा चुके हैं, उससे मतलब नहीं है, टोटल 32 जाने वाले हैं. तो ईयर एंड में वो एक्सपेक्ट कितना कर रहा है? 32. कितना एक्सपेक्ट कर रहा है? 32. ठीक है, ध्यान दीजिएगा टोटल, नहीं तो कुछ लोग ऐसे भी हो सकता है कि 12 भी लीव करा दें और 32 भी लीव करा दें. इन टोटल बोल रहा है. विल लीव बाय द एंड ऑफ ईयर 3. इन ईयर 1 रेवेन्यू हैज इंक्रीज बाय 12%. ओ, इस सेकेंड रेंज में आ गया. 240 वाला शेयर्स पर एम्प्लॉय. और आगे बोल रहा है द कंपनी एक्सपेक्ट दिस रेट ऑफ इंक्रीज टू कंटिन्यू ओवर द नेक्स्ट 2 years. और कंपनी बोल रहा है यही होगा ग्रोथ, 12% ही मिलेगा. तो अगले 2 साल का प्रोडिक्शन भी बोल दिया कि नेक्स्ट 2 years में क्या होने वाला है. बाय द एंड ऑफ ईयर 2, तो हम तो ईयर एंड में रुक जाते हैं ना, और कैलकुलेटर आपके हाथ में है, आपको बताना ईयर 1 का खर्चा क्या है. ईयर 1 का खर्चा कितना? ईयर 1 का खर्चा क्या है? 5 लाख. कैसे आया 5,37,600? करेक्ट है, एब्सोल्युटली करेक्ट. टोटल एम्प्लॉयज कितने थे? 200.
200 में से कितना जाने वाले हैं? 32। कितना शेयर हम इन्हें देंगे? 240 करके देंगे शेयर ऑप्शन। 240 मल्टीप्लाइड बाई कितना? तो बोलते हैं 240 और मल्टीप्लाइड बाई ऑप्शन प्राइस कितना दिए हैं? 40, फेयर वैल्यूज का 40। तो अल्टीमेटली ये कितना आ गया जो आया, इसका डिवाइडेड बाई क्या करना है? 3 मल्टीप्लाइड बाई 1। 16,12,800 आया था, डिवाइड बाई 3 करने से आया तो रिजल्ट कितना आ गया? 37,600। 537,600 हो गया सॉल्व। कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। ये फर्स्ट ईयर में हम खड़े होके अंदाज लगाएं। सेकेंड ईयर में फिर से आ गए ईयर 2, और क्या बोल रहा है ईयर 2 में आप पढ़ेंगे तो बोल रहा है ईयर 2 में बाय द एंड ऑफ ईयर 2 अ फर्दर 10 एम्प्लॉयज हैव लेफ्ट, 10 और छोड़ के चला गया, ब्रिंगिंग द टोटल टू 22 टू डेट। 22 जन अभी तक छोड़ चुका है। कैसे? फर्स्ट ईयर में 12 एम्प्लॉयज़, सेकेंड ईयर में 10 एम्प्लॉयज़, टोटल 22 बोल दिया, तो घबराना नहीं है। द एंटिटी नाउ एक्सपेक्ट ओनली 5 मोर एम्प्लॉयज़ विल लीव ड्यूरिंग द ईयर 3। और एम्प्लॉय अब बोल रहा है अब सिर्फ 5 और जा सकता है, एंड देयर फॉर एक्सपेक्टेड टोटल 27। तो अब बोल रहा है टोटल 27 हो जाएगा, 22 प्लस 5 27 will have left during 3 years period. Revenue in year 2 increased by 18%, 18% से बढ़ा। यहाँ चेंजेस है, ठीक से देखो, इसके पहले वो 12% ग्रोथ सोचा था, बट यहाँ 18 हो गया, 15% का रेंज पार कर गया। तो 15% के रेंज पार करते अब खर्चा कितना होगा? 360 शेयर्स देने पड़ेंगे शेयर ऑप्शन। पहले 240 दे रहे थे, अब 360, तो 360 पे वर्किंग करना पड़ेगा, रिजल्टिंग एन इंक्रीज इन एवरेज ऑफ 15% ओवर द 2 years। तो अभी हम लोग यदि करेंगे तो कितना हो गया? 200 एम्प्लॉइज माइनस कितना? माइनस 27 एम्प्लॉइज मल्टीप्लाइड बाई कितना? 360 मल्टीप्लाइड बाई कितना? 40 और मल्टीप्लाइड बाई कितना? क्यूमुलेटिव निकाल रहे हैं 2/3। 2/3 करके आया 16 लाख 60,800। उससे माइनस कर देना है, वो कर दी 11,23,200 माइनस कर दिए फर्स्ट ईयर का फिगर, तो अभी आ गया 23,200। कोई कंफ्यूजन है इसमें? इतना बड़ा बड़ा सम्स दे के एग्जाम में घबराएंगे? कुछ है इसमें ऐसा लग रहा है अब? अभी तो ऐसा लगने लगा कि नहीं सर, हम एकदम इजी चैप्टर है, अब ये हमारा कमांड में आ गया, शेयर बेस्ड पेमेंट। बाय द एंड ऑफ ईयर 3 अ फर्दर 8 एम्प्लॉयज हैव लेफ्ट। तीसरे साल के अंत में क्या हो गया? 8 एम्प्लॉय और छोड़ के चला गया। द रेवेन्यू इंक्रीज बाय एन एवरेज ऑफ 16%। तो तीसरे साल के एंड में क्या कहानी हुआ बता दो? 200 शेयर एम्प्लॉयज थे, पहले साल छोड़े थे कितना? 12, दूसरे साल कितना छोड़ा था? 10, 22, और तीसरे साल कितना छोड़ा? 8, टोटल 30 छोड़ दिया। मल्टीप्लाइड बाय 360 शेयर ऑप्शन एक्सरसाइज होगा, मल्टीप्लाइड बाय ऑप्शन प्राइस 40, मल्टीप्लाइड बाय क्या? 3/3, क्यूमुलेटिव फिगर आएगा। उसमें से माइनस करना होगा अभी तक जो 2 साल में आपने राइट ऑफ किया हुआ है लास्ट 2 years में, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। सॉल्यूशन करें अब हम लोग, समझ गए पूरा? तो सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3, स्टेटमेंट शोइंग employee expenses and share based payment reserve। जरूरत नहीं है, employee expenses and share based payment analysis। पहला कॉलम होगा क्या चीज के लिए? एंड ऑफ ईयर कैलकुलेशन, क्यूमुलेटिव,
एन एक्सपेंस। एंड ऑफ ईयर कैलकुलेशन, ये होगा क्यूमुलेटिव एम्प्लॉय एक्सपेंस। और फोर्थ वन होगा आपका एम्प्लॉय एक्सपेंसेस। 3 साल है, 1, 2 एंड 3। एक नीचे में छोटा सा वर्किंग करेंगे। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज expected to execute share option year 1, 2, 3 share option नहीं, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज टोटल 200 एम्प्लॉयज है, माइनस फर्स्ट ईयर कितने एम्प्लॉय हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन टोटल में बोला हुआ है ना 32, तो माइनस 32 कितना आ गया 168। सेकेंड ईयर में 200। इस बार बोला एक्चुअल घटाने के लिए। ईयर 2 में कितना था आपका, पहला साल 12 एम्प्लॉय छोड़ा, इसके बाद वाले में आपका 10 छोड़ा, और एक्सपेक्टेड है कितना छोड़ देने का 5। ठीक है, कितना आ गया 173। थर्ड ईयर में 200 एम्प्लॉयज हैं, माइनस कितने एम्प्लॉयज एक्सपेक्टेड है छोड़ देंगे, तो बोलते हैं टोटल 12 फर्स्ट ईयर में छोड़ दिया, सेकेंड ईयर में 10, और थर्ड ईयर में कितना छोड़ा 8। 170। एक और छोटा सा वर्किंग करेंगे। नंबर ऑफ शेयर ऑप्शन नंबर ऑफ शेयर ऑप्शन एक्सरसाइजेबल, तो ईयर 1, 2 एंड 3, और यहाँ पर है आपका एवरेज रेवेन्यू। फर्स्ट ईयर है 12, सेकेंड ईयर कितना बोला हुआ है, सेकेंड ईयर कितना बोला हुआ एवरेज रेवेन्यू, ये 12 है ना, 18 से हुआ तो एवरेज कितना आ रहा, 15 से ऊपर, 15 ही आ रहा है एग्जैक्ट, 15। और थर्ड ईयर एवरेज निकाल लो कितना, 16। तो 12, 15, 16, तो यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स ऑप्शन पर एम्प्लॉय
नंबर ऑफ शेयर ऑप्शन पर एम्प्लॉय, तो फर्स्ट ईयर में हो जाएगा आपका ये परसेंटेज में है, ठीक है, तो फर्स्ट ईयर हो जाएगा 240, थर्ड ईयर, सेकेंड ईयर में भी 360, थर्ड ईयर में भी 360। देखो कोई भी बात को मन में डिस्काउंट मत करना कि हाँ मुझे तो आता है और ये अंडरस्टूड है कर लेगा, भाई ऐसा वो अंडरस्टूड है तो मन में भी तो मार्क्स दे सकता है ना। तो मार्क्स यदि लेना है डिवाइडेड होता है, तो आपको क्या करना होगा, प्रेजेंट करना पड़ेगा। अभी कैलकुलेशन अपने दिखाएंगे, फर्स्ट ईयर में 168 एम्प्लॉयज़, सबका वर्किंग किया हुआ है तो कोई टेंशन नहीं है। 168 मल्टीप्लाइड बाई 240 शेयर ऑप्शन मल्टीप्लाइड बाई 40 रुपीज़ करके, और मल्टीप्लाइड बाई क्या 1 डिवाइडेड बाई 3 आया होगा। क्यूमुलेटिव एम्प्लॉय एक्सपेंसेस कितना आ गया वो बोल दो अब एक बार फिर से, 5,37,600। और पहले प्रीवियसली आपका एम्प्लॉय कंपेंसेशन एक्सपेंसेस निल है, तो यही आपका फाइनल फिगर रह जाएगा 5,37,600। सेकेंड ईयर में क्या होगा, तो आपका ये टेबल बता रहा है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ 173, तो 173 मल्टीप्लाइड बाई 360 शेयर ऑप्शन मल्टीप्लाइड बाई ऑप्शन प्राइस 40, और क्यूमुलेटिव फिगर इज 2/3 16,60,800। इसमें से प्रीवियसली जो आपने राइट ऑफ किया 5,37,600 लेस कर दीजिए, 11,23,200। थर्ड ईयर में अपने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ पता है 170 वर्क कर चुके हैं, तो 170 मल्टीप्लाइड बाय 360 मल्टीप्लाइड बाय 40, और 3/3 करना कोई सेंसिबल नहीं है। टोटल कितना आया 24,48,000। ऑलरेडी आपने क्यूमुलेटिव फिगर ये राइट ऑफ कर रखा है अभी तक, आप ऐसे निकाल सकते हैं, आप चाहें तो इस दोनों को ऐड करके निकाल सकते हैं, एज यू विश। तो डिफरेंस अब कितना आया 7,87,200। ये हो गया कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दोनों चीज़ था, तो अच्छा सम्स है। इसके अंदर में आपका टाइम भी था, मैंने T² था, टाइम प्लस टारगेट, और ये इजी है, रूल्स को सिंपल किया गया, कॉम्प्लिकेटेड नहीं किया गया। आप देख लीजिए, आपको तो हमेशा 31 मार्च को खड़ा होकर देखना है, एनालिसिस करना है। तो यहाँ पर अपने एक लेते हैं ब्रेक, और ब्रेक के बाद बाकी सम्स डिस्कस करना है, ठीक है।